सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पाश्चात्य दर्शन की जो एक श्रृंखला है उसमें हम लगभग समापन की तरफ हैं। आधुनिक युग के जो दार्शनिक हैं उनमें कल हमने लोक और बर्कले के बारे में चर्चा की थी। लोक का जो दर्शनवाद है वो इंद्रिय अनुभववाद माने जड़ तत्व का, जड़त्व का पुजारी है। वो कहते हैं कि जो आम हमारे देखने में जो हमारे ज्ञान है, नॉलेज है, वो किससे आती है? इंद्रियों के अनुभव से हमें ज्ञान की उत्पत्ति होती है। आत्मा में आप जो कहते हैं ना सहज ज्ञान है, या परमात्मा तो है ही नहीं, उनको मानते ही नहीं है। और आप कहते हैं आत्मा में जो सहज ज्ञान है, तो सहज ज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं है। अगर ऐसे ही आत्मा में सहज ज्ञान होता तो सामान्य व्यक्ति और मूर्ख लोग भी फिर विद्वान होते। आत्मा तो उनके पास भी है, ऐसा तो होता नहीं है। और दूसरी तरफ अनुभव से कैसे ज्ञान होता है? एक छोटे बच्चे को भी पता है कि ये पानी का गिलास है, ये गुड़िया है, क्योंकि उसने पानी पिया तो उसको पता लगा कि ये ऐसा एक वस्तु है, ऐसा पदार्थ है जिससे पानी पिया जाता है। तो इंद्रियों से हम अनुभव करते हैं, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। और ये सारा ज्ञान जो है वो किस पे टिका हुआ है? इंद्रिय अनुभव पे। इसलिए उनके दर्शन को कहते हैं इंद्रिय अनुभववाद। तो जड़ के पुजारी रहे वो ज्यादा। फिर आगे जाके उनसे किसी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ कि ये जो ज्ञान हो रहा है इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से, इंद्रियों के अनुभव से, ये कैसे हो रहा है? ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? कौन करवा रहा है इसको? तो फिर आगे जा करके उन्होंने तीन चीजों को यद्यपि स्वीकार किया, आत्मा को भी, परमात्मा को भी, तीनों को स्वीकार किया, लेकिन तो भी ये उनके उसमें एकांगीपन रहा, दर्शन में ये दोष ही रहा कि ज्ञान जो है वो इंद्रियों के अनुभव पर ही टिका हुआ है। फिर उनके बाद उन्हीं के शिष्य आए बर्कले। इनका ज्ञान पूरा टिका हुआ है विज्ञान के ऊपर, उनसे उल्टा। वो कह रहे कि बाहर जो दिखाई दे रही है वस्तुएं वो तो है ही नहीं, ज्ञान का ही अस्तित्व है हमारे अंदर। पहले कोई व्यक्ति, जैसे मान लो बाहर कोई व्यक्ति मेज बनाता है, तो पहले वो मेज कहाँ बनती है? पहले मस्तिष्क में बनती है। वो जो ज्ञान था मस्तिष्क में, उसकी प्रतिलिपि है, ये प्रतिछाया है, प्रतिबिंब है जो बाहर दिख रहा है। ये तो ज्ञान का ही अस्तित्व। ये सारा संसार क्या है? ज्ञान का प्रतिरूप है। और ज्ञान कहाँ रहते हैं? ज्ञान हमारी आत्मा में रहते हैं। और आत्मा को मान रहे हैं बुद्धि, अंतःकरण को ही वो ज्ञान का आश्रय मान रहे हैं कि वो वहां रहते हैं। उसी को चेतन कह रहे हैं। वो आत्मा नाम का अलग से नहीं मान रहे। बुद्धि अंतःकरण को वो कह रहे हैं चित्त की, आत्मा की चार चित्त भूमियां हैं। तो जो हम अंतःकरण की मानते हैं वही बर्कले ने आत्मा की चित्त भूमियां मान ली। आत्मा की चित्त भूमि तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मा में तो चित्त होता ही नहीं है। तो इस तरह से उनका भी जो दर्शन है वो एक तरह से एकांगीपन रहा, उसमें भी पूर्णता को प्राप्त, उसमें भी ये दोष रहा। तो ना तो इंद्रिय अनुभव और ना तो अंतर्बोध का। इन्होंने कहा अंतर्बोध जो है ना उसी का अस्तित्व है। तो दोनों ही एक तरह से ये अधूरे से रहे। तो आज हम पढ़ेंगे ह्यूम। ये काफ़ी विद्वान दार्शनिक रहे हैं और इन्होंने उन दोनों का कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की है, इंद्रिय अनुभव की भी
और अंतर्बोध की भी। लेकिन ये उस आत्मा का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार ये भी नहीं कर पाए। पहुँचे वहाँ तक तो, और बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे ये दार्शनिक रहे हैं। तो इसको पढ़ते हैं एक बार, ह्यूम के बारे में। डेविड ह्यूम जो 1711 में पैदा हुए और 1776 में इनका शरीरकांत हुआ। तो इनका जन्म स्कॉटलैंड में हुआ। एडिनबरा विश्वविद्यालय में पढ़े। ग्रीक और लैटिन भाषा को जानते थे। ग्रीक और रोमन साहित्य का अच्छा अध्ययन किया था। साहित्य, दर्शन और इतिहास के प्रति अभिरुचि थी। ईसाई धर्म के क्रूर आलोचक थे और 25 वर्ष की आयु में ही फ्रांस में उन्होंने अपनी प्रसिद्ध दार्शनिक पुस्तक मानव स्वभाव पर निबंध, पहली इनकी क्या थी, सबसे पहली पुस्तक पाश्चात्यों की प्रकृति पर निबंध, इन्होंने लिखा मानव स्वभाव पर निबंध। उस समय दर्शन की इस युगांतरकारी रचना की लोगों ने उपेक्षा की। ह्यूम ने स्वयं लिखा है कि प्रेस से मानो वह मृतक उत्पन्न हुई थी पुस्तक। कुछ वर्षों के बाद इसके प्रथम खंड का परिष्कृत संस्करण ये था इंक्वायरी कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के नाम से प्रकाशित हुआ, जो अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। ह्यूम को जीवन में काफ़ी निराशा मिली थी। इनकी इंग्लैंड के स्टुअर्ट राज्य का इतिहास ये बहुत प्रसिद्ध और निष्पक्ष रचना है। विख्यात अर्थशास्त्री एडम स्मिथ एक अच्छे पोइट भी रहे हैं। इनकी इंग्लिश में वो लगी हुई थी कविताएं, स्कूलों में कॉलेजेस में भी लगाते हैं। तो ये अर्थशास्त्री भी हैं बहुत। तो एडम स्मिथ और इतिहास के एडवर्ड गिबन पर उनका काफ़ी प्रभाव पड़ा। रूसों से उनका अच्छा परिचय था। वे एडिनबरा के पुस्तकालय अध्यक्ष, इंग्लैंड के पेरिस स्थित राजदूत के सेक्रेटरी और स्कॉटलैंड में सहायक राजमंत्री रहे थे। जीवन का अंतिम समय एडिनबरा में बिताया। मृत्यु के समय भी वे सदा की भांति प्रसन्न रहे। ह्यूम में इंद्रिय अनुभववाद अपने चरम सीमा पर पहुंचा। ह्यूम अपने लक्ष्य पर पहुंच गए, ये कहना तो कठिन है। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि वे वहां तक पहुंच गए जिसके आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है। इस दिशा में लॉक और बर्कले के अधूरे काम को उन्होंने पूरा कर दिया। लॉक के इंद्रिय अनुभववाद के मूल सिद्धांतों को मानकर ह्यूम चले और जहां लॉक और बर्कले आधे रास्ते से ही लौट आए, ह्यूम ने मार्ग के अंत तक पहुंचकर ही दम लिया। इंद्रिय अनुभववाद को गले लगाकर भी लॉक ने देकार्त के तीनों तत्वों को, ईश्वर, जीव और जगत की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया। बर्कले ने जड़ तत्व का खंडन करके, जड़ तत्व का सिद्धांत किसका था? लॉक का, और बर्कले ने उसका खंडन किया। बर्कले ने जड़ तत्व का खंडन करके केवल आत्म तत्व को, जीवात्मा और परमात्मा दोनों को माना। ह्यूम ने आत्म तत्व की सत्ता का भी निराकरण करके जीव और ईश्वर दोनों को असिद्ध कर दिया। ह्यूम ने निर्भीक होकर घोषणा की कि इंद्रिय अनुभववाद के मानने पर किसी तत्व की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, न ईश्वर की, न जीव की, न जगत की। ह्यूम का यह कथन सर्वथा सत्य है। लॉक के हाथों पढ़कर दर्शन तत्व मीमांसा से अधिक ज्ञान मीमांसा बन गया था। बर्कले ने ज्ञान मीमांसा को महत्व देते हुए तत्व मीमांसा को भी निभाया। ह्यूम ने ज्ञान मीमांसा को ही अपनाया और उसे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण एवं आलोचना बना दिया। इंद्रिय अनुभववाद ह्यूम में संदेहवाद और अजेयवाद बन गया। ह्यूम के अनुसार विज्ञान किसी बाह्य वस्तु के प्रतिबिंब नहीं है। हमारे चित्त में जो ज्ञान है तो वो किसी बाह्य वस्तु के प्रतिबिंब नहीं है। इन्होंने तो यही कहा था ना पीछे कि बाहर वस्तुएं हैं और उनका प्रतिबिंब हमारे चित्त में होता है। ये कह रहे हैं विज्ञान किसी बाह्य वस्तु के प्रतिबिंब नहीं बल्कि संवेदन या स्व संवेदन के ही प्रतिबिंब हैं। लोक ने विज्ञानों को संवेदन और स्व संवेदन से भिन्न माना। बर्कले ने इस भेद को मिटा दिया
और संवेदन या स्व संवेदन को ही विज्ञान माना। ह्यूम ने लोक के इस भेद की पुनः स्थापना की, किंतु इसको केवल स्पष्टता की न्यूनाधिक मात्रा का ही भेद माना। तो ह्यूम के अनुसार हमारा संपूर्ण ज्ञान केवल दो विषयों पर आश्रित है, इंद्रिय संस्कारों पर और विज्ञानों पर। ये संस्कार तक पहुंचे। एक नया इनके जीवन में, इनके दर्शन में जो शब्द संयुक्त हुआ, संस्कार नाम का भी कोई पदार्थ है, कोई चीज है, ये इन्होंने इसकी खोज की और ऐड किया। इंद्रिय संस्कार शब्द का प्रयोग ह्यूम ने सर्वप्रथम किया। जो हम अनुभव करते हैं उनके संस्कार भी तो बनते हैं। ये अभी तक का जो पाश्चात्य का दर्शनों का इतिहास है, इसमें नहीं है ये संस्कार शब्द, इन्होंने पहली बार किया है ये। लेकिन इसका अर्थ नवीन नहीं है। संवेदन और स्व संवेदन के लिए ही यह शब्द प्रयुक्त किया गया है। विज्ञान इन संस्कारों के प्रतिबिंब हैं। संस्कार और विज्ञान का भेद गौण है, अर्थात अनुभव की स्पष्टता और तीव्रता की न्यूनाधिकता का भेद है। संस्कारों की प्रतीति सुस्पष्ट और तीव्र होती है, विज्ञान की अस्पष्ट और क्षीण। संस्कार इंद्रिय जय होते हैं। इंद्रिय जय माने इंद्रियों से उत्पन्न होने वाले। क्योंकि इंद्रियां दो प्रकार की होती हैं, अर्थात 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे बाह्य पदार्थों का अनुभव होता है, और अंतःकरण जिससे मनोभावों का। अतः संस्कार भी दो प्रकार के हैं, एक 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार जिनको संवेदन कहते हैं, और दूसरे अंतःकरण के संस्कार जिनको स्व संवेदन कहते हैं। ह्यूम ने संवेदन और स्व संवेदन दोनों को मिलाकर इंद्रिय संस्कार नाम दे दिया है। ये संस्कार हमारे मानस पर जो प्रतिबिंब या प्रतिरूप छोड़ जाते हैं, उन्हीं को विज्ञान कहते हैं। मतलब जो हमारे ऋषि जिसको विज्ञान कहते हैं ना, वो वाला विज्ञान नहीं है इनका। एक सामान्य जो इंद्रिय बोध है, उसको ही ये लोग विज्ञान शब्द से प्रयोग कर रहे हैं। ह्यूम के शब्दों में इन दोनों का भेद उस तीव्रता और स्पष्टता की मात्रा में है कि जिसके साथ ये हमारे मानस से टकराते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। उन प्रत्यक्षों को जो बड़ी शक्ति और तेजी के साथ आते हैं, हम संस्कार कहते हैं, इम्प्रेशंस कहते हैं। और इस नाम के अंतर्गत मैं अपने सभी इंद्रिय संवेदनों को, मनोवेगों को और भावनाओं को समझता हूँ, ह्यूम कह रहे हैं, और जो मानस में सबसे पहले प्रवेश करती हैं। विज्ञानों से मेरा तात्पर्य विचार या चिंतन पर बनने वाले इनके प्रतिरूपों से है, इनके संस्कारों से। तो और भी स्पष्ट कर दिया इन्होंने। विचारों से जो एक ज्ञान उत्पन्न होता है हमारे मन में, उसी को ये संस्कार कह रहे हैं, और विचार को ये विज्ञान कह रहे हैं। विज्ञानों से मेरा तात्पर्य विचार। हमारे यहाँ विज्ञान क्या है? जो आत्म साक्षात मतलब अंतःकरण के अनुभव से जो होता है, अनुभौतिक ज्ञान कहेंगे उसको, वो नहीं है ये इनका। सामान्य ज्ञान को ही ये विज्ञान कह रहे हैं। रूप रस गंध स्पर्श शब्द की साक्षात प्रतीति ये संवेदन संस्कार है, और सुख दुख प्रेम घृणा क्रोध आदि की साक्षात प्रतीति ये स्व संवेदन संस्कार है। तो इनका दर्शन कहाँ तक सिमट गया? इंद्रिय और मन तक। तो मन और इंद्रियों के काम है ना, सुख दुख की अनुभूति करना मन का काम है, और रूप रस गंध आदि की अनुभूति करना इंद्रियों का काम है। तो इनकी साक्षात प्रतीति तीव्र और स्पष्ट होती है, किंतु जब इनकी साक्षात प्रतीति हट जाती है और इनका वेग कम हो जाता है, तब चिंतन या स्मृति में इनके क्षीण प्रतिबिंब रह जाते हैं, जिनको हम विज्ञान कहते हैं। इसी को ये माने हमारा जो स्मृति संस्कार है, उसको ये विज्ञान कह रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को इनके भेद का अनुभव स्वयं होता है। जिस प्रकार लोक के सरल विज्ञान सारे ज्ञान के आधार हैं, उसी प्रकार ह्यूम के संस्कार भी सारे ज्ञान के आधार हैं। लोक के समान ह्यूम ने भी विज्ञानों को सरल और मिश्र माना है, किंतु दोनों के अर्थों में भेद है। लोक के अनुसार सरल जीवन वे हैं जो संवेदन या स्व संवेदन या दोनों से प्राप्त होते हैं, और मिश्र विज्ञान वे हैं जिनको आत्मा सरल विज्ञान के मिश्रण से बनाती है। यहाँ इन्होंने
पूरा गोलमाल कर दिया। ये जो पंक्ति है ना, और ये इनको खुद भी पूरे जीवन भर भी इसकी प्रतीति हुई नहीं। ह्यूम के अनुसार सरल विज्ञान वे हैं जो अपने मूल संस्कारों के प्रतिरूप होते हैं। मिश्र विज्ञान वे हैं जिनके मूल संस्कारों का होना अनिवार्य नहीं। पहले ह्यूम ने यह कहा कि विज्ञान संस्कारों के प्रतिबिंब होते हैं। बाद में उन्होंने देखा कि यह नियम सार्वभौम नहीं, तो इसमें सुधार करने के लिए विज्ञानों के सरल और मिश्र दो भेद कर दिए और कहा कि सरल विज्ञानों के मूल बिंबों का होना आवश्यक है, किंतु मिश्र विज्ञानों के लिए ये नियम नहीं है। बिना संस्कार के सरल विज्ञान नहीं हो सकता। सरल विज्ञान मतलब सहज विज्ञान, सहज अनुभूति। जन्मांध को कभी प्रकाश या रूप का विज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि संस्कार ही नहीं है ना, उसने देखा ही नहीं कभी। और न बहरे को कभी शब्द का। ह्यूम ने संस्कारों को भी सरल और मिश्र माना है। सरल संस्कार और उनके सरल विज्ञान प्रधान हैं। ये संस्कार ही ज्ञान के मूल स्रोत हैं। जहाँ संस्कार नहीं वहाँ विज्ञान नहीं होता। लोक ने कहा था बाहर जो अनुभूति होती है वो हमारे अंतःकरण में जाती है, वो ही विज्ञान है। लेकिन वो ज्ञान उत्पन्न होने के लिए बाहर इंद्रियों की अनुभूति जरूरी है, नहीं तो अंतःकरण में कोई ज्ञान नहीं होगा, आत्मा में कोई ज्ञान नहीं होगा। बर्कले ने कहा अंदर पहले ज्ञान होता है अंतःकरण में या आत्मा में, और उसका प्रतिरूप हम बाहर फिर वैसी वैसी वस्तुएं बनाते हैं, वैसा वैसा ही देखते हैं जैसे जिसके संस्कार हैं। तो एक ही वस्तु को देखने की अनेक दृष्टियां इसीलिए ही होती हैं क्योंकि उनके संस्कार अलग अलग हैं। तो उन्होंने विज्ञानों को मूल माना और ये कह रहे हैं कि इन दोनों के संस्कार बन जाते हैं, इन दोनों की स्मृति होती है। इंद्रिय अनुभव किए फिर वो तो छूट गया, किसी ने कभी आम खाया फिर आम तो खा के अब समाप्त हो गया, तो उसकी जो स्मृति हमारे अंतःकरण में है उसको ये विज्ञान कह रहे हैं। और फिर उससे जो सुख दुख उत्पन्न होते हैं तो उसको ये मिश्र संस्कार कह रहे हैं। एक सरल संस्कार जो इंद्रिय अनुभव होने के बाद स्मृति रह गया, वो सरल संस्कार, और एक अंतःकरण में ही उससे सुख या दुख की अनुभूति हुई, उसको मिश्र संस्कार कह रहे हैं। उसको ये मूल स्रोत कह रहे हैं। जहाँ संस्कार नहीं वहाँ विज्ञान नहीं हो सकता। अगर किसी के अंदर वो संस्कार ही नहीं है, स्मृति रूपी संस्कार, तो अब उसको बाहर की वस्तुएं देखने से भी ना कोई ज्ञान होगा और ना उसका संस्कार बनेगा। तो थोड़ा इन्होंने उसको और भी जटिल सा बना दिया। जिस वस्तु का संस्कार नहीं होता उसका ज्ञान केवल भ्रम है, मतलब उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता है जिस चीज का संस्कार नहीं है। ह्यूम के अनुसार संस्कारों और विज्ञानों को छोड़कर और कोई हमारे ज्ञान का विषय नहीं हो सकता, अतः हमारा ज्ञान संस्कारों और विज्ञानों तक ही सीमित है। हम यह नहीं जानते कि संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं। अब यहाँ इसको मुसीबत हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो माना नहीं, अंतःकरण तक ही इनकी पहुँच है। अब ये कह रहे हैं हम यह नहीं जानते कि संस्कार कैसे उत्पन्न होते हैं। लॉक ने संस्कारों को बाह्य जड़ पदार्थों के कारण उत्पन्न होने वाला बताया। बर्कले ने ईश्वर की चित्त शक्ति के कारण उत्पन्न माना था। ह्यूम ने दोनों की ही जड़ काट दी और कहा कि जब हमारा ज्ञान प्रत्यक्ष तक ही सीमित है और जब हमें प्रत्यक्ष केवल संस्कारों और उनके विज्ञानों का ही होता है, तो यदि संस्कारों का कोई कारण हो भी तो वह हमारे लिए अज्ञात ही रहेगा, क्योंकि वहाँ पहुँचे ही नहीं। ये संस्कार क्यों बनते हैं ये नहीं पता हमें। तो अब दूसरा पैरा पढ़ रही हूँ। ह्यूम ने इन विज्ञानों में 3 प्रकार का संबंध माना। पहला है सादृश्य संबंध। दो वस्तुएं यदि समान हो तो एक का विज्ञान होने पर दूसरी का विज्ञान भी उपस्थित हो जाता है। जैसे एक गाय को हमने प्रत्यक्ष किया तो अब संसार में दूसरी तीसरी चौथी जितनी भी गायें हैं उन सबको देख के भी ये ज्ञान हमारे मन में उपस्थित हो जाएगा। तो इसको कहा सादृश्य संबंध। उसके जैसा कोई पदार्थ दिखेगा तो हम पहचान लेंगे कि ये वही है। दूसरा है कालगत या देशगत साहचर्य संबंध। दो घटनाएं एक के बाद एक घटित हों, अर्थात
एक ही स्थान में घटित हों तो एक के विज्ञान से दूसरी का विज्ञान भी उपस्थित हो जाएगा। और तीसरा है कार्य कारण संबंध, जिसमें एक के विज्ञान से दूसरे का विज्ञान होता है। इन तीनों नियमों से हमारे विज्ञानों में संयोग और विभाग आदि होते हैं और इनसे ही हमारा ज्ञान बनता है। जड़ जगत के समान ये ऊपर वाले तीनों आए, इनका बताना समझ में। पहला तो इन्होंने बताया सादृश्य संबंध, और दूसरा इन्होंने बताया दो घटनाओं का कालगत या देशगत, कालगत या देशगत साचर्य संबंध की। एक काल में कोई चीज एक बार देखी तो हर बार फिर उस काल के साथ उसका संबंध जोड़ दिया, या किसी देश विशेष में, इस देश विशेष में ये चीज पैदा होती है, एक बार देखा वहां तो फिर अगली बार भी उसको वहां पर ऐसे ही मान लिया। और तीसरा कार्य कारण का, एक बार देखा कि बादल आते हैं तो बारिश होती है, तो फिर सदा के लिए उसको वैसा ही संस्कार बना लिया, जब बादल आएंगे तो बारिश होगी। तो ये तीन बताए इन्होंने। इन तीन नियमों का महत्व है जो भौतिक विज्ञान के गुरुत्वाकर्षण नियम का है। इसके अतिरिक्त ह्यूम ने 4 अन्य संबंधों की भी चर्चा की है, जो हैं विरोध संबंध, तादात्म्य संबंध, गुणों की मात्रा और संख्या। अब 161 पेज पे आ जाओ। ह्यूम ने अपनी आलोचना इस प्रकार प्रारंभ की, क्या इंद्रिय अनुभव से कार्य कारण भाव सिद्ध हो सकता है? यह तो स्पष्ट है कि हम कारण और कार्य कही जाने वाली घटनाओं को अलग अलग जानते हैं, पर क्या हम अनुभव से यह भी जानते हैं कि कार्य और कारण नामक घटनाओं में कोई आंतरिक या अनिवार्य संबंध है? अनुभव से तो हम इतना ही जानते हैं कि एक घटना के बाद दूसरी घटना घटती है। पहले तो खुद ही संबंध माना कार्यकाल का, अभी कह रहे हैं उन दोनों में कोई संबंध है कि नहीं, ये स्पष्ट ज्ञान हमें नहीं है। एक के बाद दूसरी घटती है, पर उन दोनों में आपस में कोई आंतरिक संबंध है कि नहीं है, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है हमारे पास। एक घटना के संवेदन के बाद हमें दूसरी घटना का संवेदन होता है, किंतु इन घटनाओं के आंतरिक संबंध अर्थात एक के बाद दूसरी का होना, जो उसके अतिरिक्त कोई आंतरिक और अनिवार्य सामान्य नियम हमारे अनुभव का विषय नहीं है। अतः कार्य कारण भाव का तथा कथित सार्वभौम नियम इंद्रिय अनुभूति के द्वारा ही लभ्य नहीं है, ये हमारी कल्पना मात्र है। जब एक घटना का संवेदन या उससे संबद्ध विज्ञान हमारे प्रत्यक्ष का विषय बनता है और उसके बाद तुरंत ही दूसरी घटना का संवेदन और उससे संबद्ध विज्ञान हमारे मानस पर आ जाता है, और जब इस आनंतर्य की पुनरावृत्ति हमारे अनुभव में कई बार होती रहती है, तो यह हमारा स्वभाव बन जाता है कि हम एक घटना के संवेदन या विज्ञान के बाद दूसरी घटना के संवेदन या विज्ञान की भी आशा कर लेते हैं। मतलब इनकी दृष्टि में करें कार्य कारण संबंध जो हम मानते हैं ना, ये भी हमारी कल्पना मात्र है। वो बाई चांस एक बार एक घटना पहले हुई, एक घटना हुई कि बादल आई, उसके बाद अगली घटना हुई कि वो बरसे, और ये दोनों घटनाएं हमने कई बार देखी, तो हमने उनमें कार्य कारण का संबंध जोड़ दिया, पर कोई ठोस कारण नहीं है कि उन दोनों में आपस में कोई संबंध है। दो घटनाएं हैं ये बस। नहीं तो नहीं, वो हमारे मत में तो है कि उसके बिना नहीं होगा, पर इन्होंने तो उसकी बीच वाली कड़ी, उनका आपस में क्या आनंतर्य जो आप कह रहे हो ना, उसके तुरंत बाद होना, उसी को ही तो कह रहे हैं ये कि ये ऐसा देखा हमने, घटनाएं घटित होती हैं और कई बार देखा, बादल आए और तुरंत उसके बाद अगली घटना है बारिश होना। बीज बोया, एक क्रिया, एक घटना है, और उसके बाद अगली घटना होती है अंकुर का फूटना,
और हमने इन दोनों का संबंध जोड़ के बता दिया कि अंकुर फूटना जो क्रिया है इसका कारण वो बीज का बोना है।